हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 11 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आज आपका कह रहा सुरक्षित इंटरनेट दिवस है 2025 कब मनाया गया है। तो आपको बताना है ये कब मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। विकल्प में है 2 फरवरी, 7 फरवरी, 9 फरवरी, 11 फरवरी। सही उत्तर आपका रहेगा 11 फरवरी को यह दिवस मनाया जा रहा है। अभी आज 11 फरवरी है तो हम लोग सुरक्षित इंटरनेट दिवस आज मना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो फरवरी होता है, फरवरी का जो दूसरा मंगलवार होता है, सेकंड है मंगलवार, उस दिन को ये मनाया जाता है। यानी ये दिवस निश्चित नहीं है कि ये 11 तारीख को ही पड़ेगा। जो फरवरी का सेकंड मंगलवार होगा उसी दिन ये दिवस मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो है सेफर इंटरनेट दिवस हम लोग आज 11 फरवरी को मना रहे हैं, फरवरी के दूसरे मंगलवार को। उद्देश्य यही है इसका, ये 2004 से मनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। उद्देश्य यही है इसको मनाने का, ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तियों विशेषकर बच्चों और किशोरों को जो है जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आप जानते होंगे इंटरनेट से वर्तमान समय में इंटरनेट का जो है समय है, इंटरनेट में इतने जो क्राइम हो रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, आप साइबर क्राइम और वैसे क्राइम जो हो रहे हैं, जिससे जागरूकता फैलाना जो है बहुत जरूरी हो गया है। इससे कई सारे लोग जो है इसके शिकार बन रहे हैं ऑनलाइन फ्रॉड के। तो याद रखना यह दिवस 11 फरवरी को अब की बार मनाया जा रहा है। अगला है चर्चा में रही दया नदी। कौन सी नदी है? दया नदी। ये देखिएगा चर्चा में है। क्यों चर्चा में है अभी आपको बता देते हैं क्यों चर्चा में है। देखिएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चीज नदी से बारे में है तो आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन किसका है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। लेकिन देखिएगा न्यूज में है, चर्चा में है, तो ये नदी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में बहती है नदी या किस नदी की सहायक नदी है। इस मॉडल में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो कह रहा चर्चा में रही नदी दया नदी किस राज्य में बहती है। तो आपको बताना है ये दया नदी किस राज्य में बहती है। विकल्प में है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा उड़ीसा में यह जो है बहती है। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। अभी डिटेल्स क्यों चर्चा में है देख लीजिए। नदी संरक्षण कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर दया नदी में जो है प्रदूषण को नियंत्रित नहीं किया गया तो वह उड़ीसा के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करेंगे। इसके कारण से जो है ये न्यूज में था, ये नदी जो नदी संरक्षण कार्यकर्ता है उन्होंने इनको जो है चेताया है मुख्यमंत्री को। कौन है वहां के मुख्यमंत्री? मोहन चरण मांझी हैं। बीजेपी की सरकार बनी थी, तो ध्यान रखना है। ये इसके कारण से ये चर्चा में है। दया नदी जो है कुशभद्रा नदी से जो है निकलती है। ये भी नदी याद रखना है, कुशभद्रा नदी से ये निकलती है और खुर्दा और पुरी जिलों से होकर के चिल्का झील में गिरती है। आपको ध्यान होगा चिल्का झील जो उड़ीसा के तट पर स्थित है, चिल्का झील लैगून झील है। ये 37 किलोमीटर लंबी नदी है और मालगुनी इसकी सहायक नदी है। ये आपको ध्यान रखना है, सारी डिटेल्स इसके बारे में। देखिए चर्चा में नदी है तो इसके कारण से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस राज्य में ये बहती है। दूसरे नंबर मालगुनी इसकी सहायक नदी है। चिल्का झील में ये गिरती है, डायरेक्ट जो है सागर में बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रही है। देखिए चिल्का झील में जहां गिर रही है। अगला है देखिएगा नवाफ सलाम को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आपको बताना है नवाफ सलाम को जो है किस देश का अभी जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो ये विकल्प में है सीरिया, लेबनान, केन्या, मिस्र। तो सही उत्तर आपका रहेगा लेबनान। तो लेबनान के ये जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन? नवाफ सलाम। तो देखिएगा इनका इमेज भी देख लीजिएगा, डिटेल्स भी देख लीजिएगा। तो नवाफ सलाम जो है नजीम मिकाती को हरा करके लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसको हराए हैं? नजीब मिकाती को। देखिएगा नवाफ सलाम जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसे कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल का जो संगठन है, संस्था है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वर्तमान में ये जो है
लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हो जाते हैं, तो इनको इसीलिए ध्यान रखना है। ये आपका लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। अब लेबनान के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए हैं तो उसका मैप भी देख लीजिएगा। ये देखिएगा सीरिया इसके आसपास देश है, ये आपका लेबनान है। इसकी राजधानी आपका जो है, सॉरी इसमें शायद आपका मैप में जो है दिखाया नहीं गया है, इसकी लेबनान की राजधानी बेरूत होती है, लेकिन हमको लग रहा है दिखाया नहीं गया है मैप में, तो ये उसको आपको ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या है? बेरूत है। ये आपका देखेंगे मेडिटेरियन सी जिसे कहते हैं भूमध्य सागर, उसके तट पर स्थित ये देश है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इजराइल वगैरह यहीं आसपास स्थित है। अगला है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच साइक्लोन अभ्यास यानी एक्सरसाइज साइक्लोन आयोजित किया जा रहा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका 3rd एडिशन है, ये 3rd एडिशन। तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब भारत में किया जा रहा है कि मिस्र में? दूसरे नंबर वो प्लेस कहाँ है जहां ये आयोजित किया जा रहा है? 14 दिवसीय एक्सरसाइज है जो किस देश के बीच जो है आयोजित हो रहा है? तो विकल्प में है फ्रांस, मिस्र, श्रीलंका, मलेशिया। सही उत्तर आपका रहेगा मिस्र है, जिसे इजिप्ट कहते हैं। मिस्र क्या कहते हैं इसका नाम इंग्लिश में? इजिप्ट। तो इजिप्ट के साथ ये आयोजन हो रहा है, क्या? एक्सरसाइज साइक्लोन। इसका आयोजन आप देखेंगे तो कहाँ हो रहा है? अपने मतलब इंडिया में हो रहा है। कहाँ? राजस्थान में हो रहा है, बीकानेर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बताते हैं। देखिए राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका जो है आयोजन हो रहा है, जो बीकानेर में स्थित है। ये 10 से 23 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। तीसरा संस्करण ये है, हम आपको बता ही दिए कि कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण है। ध्यान रखना है 2023 से इसका आयोजन हो रहा है। 2023 में कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में। 2024 का जो ये पहला संस्करण है, देखिएगा 1st एडिशन। और 2024 में कहाँ हुआ था? ये आपका मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 2nd एडिशन था। अब की कहाँ हो रहा है? फिर इंडिया में। 3rd वाला कहाँ हो रहा है? बीकानेर इंडिया में हो रहा है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो ये अब आपको इसको देखने से क्या पता चला? ये अल्टरनेटिव क्रम में हो रहा है। एक बार जो है भारत में हो रहा है, तो उसके बाद फिर मिस्र में हो रहा है। तो अभी तीसरा संस्करण है, फिर भारत में हो रहा है, फिर अगला 2026 में ये कहाँ होगा? मिस्र में होगा। इसका देखिएगा उद्देश्य है चुनौतीपूर्ण रेगिस्तानी वातावरण में पेशेवर कौशल को बढ़ाना और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग विकसित करना तथा सामरिक सैन्य अभ्यासों के पूर्वाभ्यास और चर्चाओं के माध्यम से दोनों सेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना। इस उद्देश्य से इसको जो है आयोजित किया जाता है। ये मतलब एक्सरसाइज होता है। एक मिस्र के साथ हम लोग वायुसेना का अभ्यास है डेजर्ट वॉरियर, इसको भी ध्यान रखना है। डेजर्ट वॉरियर भी हम लोग मिस्र के साथ करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कई बार देखेंगे, अब की बार पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन में पूछा था, मिलाने के लिए दे दिया था कि कब हुआ था। तो इसको डेट वाइज याद रखिएगा कि ये जो है फरवरी में हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? मिस्र के साथ। आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखिएगा किस लेवल का पूछा है। डेट मिलाने के लिए दे दिया था कि, उसके बाद एक्सरसाइज मिलाने के लिए दे दिया था कि 4 एक्सरसाइज दे दिया था कि किस देश के साथ ये आयोजन होता है। तो इसलिए इसको डिटेल्स में देखा करिएगा, तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो किसके साथ हो रहा है? देखिएगा इंडिया इजिप्ट के साथ हो रहा है। ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है, 3rd एडिशन है साइक्लोन का 2025 में। तो ये देखिएगा किसके साथ हो रहा है? इजिप्ट के साथ हो रहा है। अब आपको मैप भी देख लेना है कि इजिप्ट के साथ हो रहा है तो उसका लोकेशन कहाँ है। तो ये देखिएगा यहाँ जो है इसके आसपास लीबिया हो गया, इधर मेडिटेरियन सी जिसे भूमध्य सागर कहते हैं उसके नीचे ये स्थित देश है। आप सुने होंगे जो है स्वेज कैनाल या स्वेज नहर यहीं से होकर के गुजरती है, जो लाल सागर और यहाँ देखेंगे भूमध्य सागर को जोड़ती है। यहाँ आप देखेंगे तो है स्वेज कैनाल हो गया, गल्फ ऑफ स्वेज हो गया, और गल्फ ऑफ अकाबा, ये अकाबा की खाड़ी है, ये स्वेज की खाड़ी है। तो इसको भी ध्यान रखना है। और लाल सागर से इसको जो है जोड़ता है स्वेज नहर के माध्यम से, यहीं से जाता है। ये पूरा आपका इजिप्ट का मैप ही है, तो ध्यान रखना है। इसकी राजधानी जो है कायरो या जो है काहिरा होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं। और नील नदी देखेंगे, नील नदी यहीं से होकर के जाती है, इसीलिए जो है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। देखेंगे, देख रहे हैं किस तरह से बीच से होकर के जाती है। इसी के माध्यम से जो है पूरा यहाँ हरियाली रहती है, कह लीजिए कि इसीलिए इसको जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया है? तो बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है। विकल्प में है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। सही उत्तर आपका रहेगा मणिपुर के जो है ये मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह। तो ध्यान रखना है, अभी इनके बारे में डिटेल्स हम बताते हैं आपको। एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राज्यपाल ने इनसे कहा है कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था यानी वैकल्पिक जो है मुख्यमंत्री नहीं आ जाता है तब तक आप अपने पद पे बने रहिएगा। आपको बताते हैं, दो यहाँ समुदाय हैं, एक मैतई एक कुकी। सॉरी देखिएगा, एक कौन सा समुदाय है? मैतई, और एक क्या है? कुकी। यहां कुकी देखेंगे तो कुकी अल्पसंख्यक है और मैतई क्या है? बहुसंख्यक है। और मैतई और कुकी में अभी कुछ दिन पहले देखेंगे लगभग 2 साल से यहाँ संघर्ष चल रहा है दोनों गुटों में, जिसके कारण से देखे होंगे कई दो तीन महिलाओं को जो है कुकी महिलाएं थी, और ये जो मैतई समुदाय के पुरुष थे उनके द्वारा इनको जो है नंगा करके परेड कराया गया था, जिसके कारण से पूरा देश की मीडिया, पूरे देश के लोगों की ध्यान इस पर आकर्षित हुआ था। तब इनको कहा गया था एन बीरेन सिंह जो है इस्तीफा दे, लेकिन तब उस समय ये इस्तीफा नहीं दिए थे, बल्कि अब ये इस्तीफा दे दिए हैं। तो क्यों मुद्दा है? क्योंकि ये जो है, ये देखेंगे अगर यहाँ विधानसभा की सीट देखेंगे तो 60 सीट है, 60 में से 40 सीट लगभग मैतई समुदाय के द्वारा कब्जा किया गया है। बाकी सीटें जो बची होती हैं कुकी समुदाय द्वारा या और समुदाय द्वारा इसको कवर किया गया है। तो ये बहुसंख्यक है, लेकिन हाई कोर्ट ने वहां के ये आदेश दिया था कि मैतई समुदाय को भी आरक्षण दिया जाए, लेकिन आरक्षण जो है ये लोग नहीं चाहते थे कि इनको आरक्षण दिया जाए। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि ये बहुसंख्यक भी हैं और पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे पद पर ये जो है बने हुए हैं। क्योंकि देखेंगे 60 में से 40 सीट अगर इन्हीं का कब्जा है तो निश्चित रूप से ये जो है बहुसंख्यक माने जा सकते हैं। तो इसी कारण से दोनों लोगों में विवाद हो गया था और संघर्ष इतना बड़ा बढ़ गया था। आप सब न्यूज में जरूर देखेंगे कि मणिपुर किस तरह से जल रहा था, किस तरह से लोगों के द्वारा जो है वहां किया गया था, विद्रोह किया गया था। तो इस कारण से जो है ये पद से इस्तीफा दे दिए हैं। ध्यान रखना है, 60 विधानसभा की सीटें यहाँ हैं। देखेंगे 1972 में मणिपुर की स्थापना हुई थी। अभी हम लोग 21 जनवरी को जो है पढ़े थे, 21 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस भी मनाया गया था। तो हम ध्यान रखना है इसको। और उसके बाद यहाँ देखेंगे 2 आपके लोकसभा के सीट है, 2 लोकसभा की सीट है। उसके बाद आपका देखेंगे एक जो है किसकी है? राज्यसभा की सीट है, और 2 लोकसभा की। तो ये सब बातें आपको डिटेल्स में ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखेंगे, देखिएगा मणिपुर कहाँ है आपका? यहाँ है। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। तो यहाँ के ये मुख्यमंत्री थे। देखेंगे अब यहाँ से म्यांमार से ये सीमा साझा कर रहा है, जो म्यांमार विदेशी देश है। और देखेंगे नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, इस तीनों राज्यों से ये सीमा साझा करती है, सीमा साझा करता है मणिपुर। तो ये आपको इसके बारे में पूरा डिटेल्स ध्यान रखना है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस राज्य से ये सीमा साझा नहीं करता। 4 राज्य हो गया, यहाँ मान लीजिए त्रिपुरा भी दे दिया, तो पूछेगा मणिपुर जो है किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, तो आपको बताना है किससे? त्रिपुरा से सीमा साझा नहीं करता है। अगला है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने जो है लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस संगठन के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए समझौता किया गया है। तो विकल्प में है UAE परिवहन संस्थान, कोरिया परिवहन संस्थान, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। तो किसके साथ किया गया है ये समझौता? आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा कोरिया परिवहन संस्थान के साथ ये समझौता किया गया है। तो देखिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने जो है DPIIT जिसे कहते हैं, कोरिया मतलब आप दक्षिण कोरिया मानिएगा, नहीं कि ना कि जो है उत्तर कोरिया, क्योंकि जो है लोकतंत्र नहीं है। दूसरे नंबर वो किसी देश के साथ डायरेक्टली से समझौता नहीं करता है। ये लोकतंत्र है, वो जो है वहां राजतंत्र कह सकते हैं उत्तर कोरिया में। तो ये दक्षिण कोरिया है जिसकी राजधानी सियोल होती है, तो उसके साथ ये समझौता किया गया है। तो किस लिए किया गया है? कोरिया परिवहन संस्थान ने रसद और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने के लिए यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। उद्देश्य इसका यही होगा कि भारत के बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए जो कोरियाई
परिवहन संस्थान है उसकी विशेषज्ञता जो है उसका लाभ उठाना। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी संगठन होता है जो विशेषज्ञ होता है उसके साथ समझौता करने से यही फायदा होता है कि जो उसके अंदर विशेषज्ञता है उसका लाभ उठा मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा अगला है, चर्चा में रहा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। अभी ये भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चर्चा में था, क्यों रहा, अभी इसको भी डिटेल्स में बताते हैं। जैसे ये भी अभी नदी वाला क्वेश्चन जब बता रहे थे तो बताए ना कि कोई भी जैसे वन्यजीव अभयारण्य हो गया या नदी हो गया पहाड़ी हो गया, अगर वो चर्चा में रहता है तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कह रहा चर्चा में रहा भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। विकल्प में है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो कहाँ स्थित है, सही उत्तर आपका रहेगा ये कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखना है। भीमगढ़ वहां एक जो है किला है उसके नाम से इसका जो है नाम पड़ा है भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। लगभग 2011 में इसकी स्थापना हुई थी, वन्यजीव अभयारण्य इसको बनाया गया था। तो देखेंगे कर्नाटक सरकार की भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव सफारी के खोलने की योजना ने विवाद और पर्यावरणविदों की जो है प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। क्या हुआ था कि भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को जो है वन्यजीव सफारी पार्क बनाने के लिए घोषणा किया गया था वहां के सरकार द्वारा, जिसके कारण से जो पर्यावरणविद थे और जो इससे संबंधित जो पर्यावरणविद थे और यहाँ के रहने वाले लोगों ने इसको काफी विरोध किया, जिसके कारण से ये चर्चा में है। तो ये कहाँ स्थित है, ये आपके बेलगाम जिला में स्थित है कर्नाटक के। यह अभयारण्य देखेंगे तो दांदेली और महादेवी वन्यजीव अभयारण्य सहित कई संरक्षित क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी आपको रखना है, यहाँ दांदेली है, दांदेली और महादेवी वन्यजीव अभयारण्य इससे सीमा साझा ये करता है। और यहीं से जो है देखेंगे तिलारी, मालप्रभा और महादेवी जैसी नदियों का स्रोत भी है, यहीं से ये नदियां निकलती हैं, ये भी ध्यान रखना। तिलारी हो गया, मालप्रभा और महादेवी, इन तीनों नदियों का सोर्स भी यही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चर्चा में रही कोडावा समुदाय यानी कोडावा कम्युनिटी किस राज्य में निवास करती है। तो कोडावा कम्युनिटी के बारे में आपको बताना है किस राज्य में ये निवास करती है, जो अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है इसको भी बताएंगे क्यों चर्चा में है। विकल्प में है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो किस राज्य में ये निवास करती है जो चर्चा में थी, सही उत्तर आपका रहेगा ये कर्नाटक में ये निवास करती है ये समुदाय। कोडावा से याद रखिएगा, कोडावा कर्नाटक। क्यों है, कोडावा समुदाय के लोगों को जो है पारंपरिक पहनावे में कोट्टेमाड़ महामृत्युंजय मंदिर में जाने से या प्रवेश करने से रोक दिया गया था, जिसके कारण से इस समुदाय ने संवैधानिक दर्जा और पारंपरिक ड्रेस की मांग करने के लिए जो है 82 किलोमीटर पदयात्रा किया था पारंपरिक ड्रेस पहनकर अपने, जिसके कारण से पूरे राज्य का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ था। तो इसलिए जो है ये न्यूज में रहा था। तो इसको ध्यान रखना, कोडावा समुदाय कहाँ है, आपके कर्नाटक में है। इन्होंने ये क्या मांग कर रहे हैं कि हमारी जो है पारंपरिक जो ड्रेस है उसको जो है दर्जा दिया जाए, कहीं भी हम पहन के आया जाए तो उसको मतलब उस पर रोक ना लगाया जाए। दूसरी नंबर जो कोडावा भाषा है इसको जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसके अंतर्गत इसको 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाए। और जो केंद्र और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा जो राजनीतिक आरक्षण, इनके जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, इनका जो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। तो इसलिए जो है ये सारे डिमांड कर रहे थे। इनका डिमांड मतलब ये कर रहे हैं। और न्यूज में तो वैसे था कि ये जो है मंदिर में जा रहे थे, इनको रोक दिया गया और ये 82 किलोमीटर पद यात्रा किए थे, तो इसके कारण से ये न्यूज में था। ये देखिए इनका जो है पारंपरिक परिधान होता है, इस तरह से इनका कुछ ये लोग हैं। अगला है देखिएगा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है। तो यह किस मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। अभी ये न्यूज में है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, इसके बारे में अभी डिटेल्स में बता देते हैं। सफाई कर्मचारी आयोग है तो सफाई जो कर्मचारी होते हैं उनसे संबंधित काम करता होगा, नाम से तो स्पष्ट हो रहा है। अभी इसको डिटेल्स में भी बताएंगे कि किस मंत्रालय के तहत काम करता है, कब स्थापित किया गया था, संवैधानिकवादी है कि संवैधानिक कि क्या है, पूरा बताते हैं। तो पहले आप बताइए किस मंत्रालय के अधीन काम करता है जो अभी इसका 3 साल के लिए इसका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। विकल्प में है वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कार्य करता है।
तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री देखिएगा क्या कह रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके के लिए 3 साल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दिया है। अब कहेंगे जो ये आयोग है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, तो इसको क्यों जो है मंजूरी दे दी है? जब ये एक बार गठित हो गया तो इसको क्यों आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया जा रहा है? सही कहेंगे आप, ये सोचेंगे। पहले ये जानिए इसका 1994 में स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी एक्ट आया था, आयोग एक्ट आया था 1993 में, इसके तहत इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन 2004 में इसे जो है ये एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। 2004 में एक्ट को समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण से ये जो है इसका सांविधिक जो दर्जा था, जैसे कोई चीज होता है जब संविधान में उसको जो संसद में उसके द्वारा एक्ट ला करके पास कर दिया जाता है तो वो सांविधिक निकाय बन जाता है कि उसको मतलब संसद में पास करके बनाया गया। लेकिन जब उसको ये इस एक्ट को समाप्त कर दिया गया 2004 में, तब ये गैर सांविधिक दर्जा, इसको गैर संवैधानिक निकाय बना दिया गया। अब इसको गैर संवैधानिक निकाय बना दिया गया, तो इसके कारण से इसको जो है 3-3 वर्ष का, कई बार यहाँ देखेंगे 2004 से ही इसको जो है 3-3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है, लगभग 3-3 वर्ष के लिए हर बार। तब से ये जो है इसको बढ़ाना पड़ रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। ये आयोग क्यों बना था? सफाई कर्मचारियों की स्थितियों की जांच करना और कल्याण संबंधी सिफारिशें करना, इसलिए इसको इस उद्देश्य से इसको बनाया गया था। यह मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है, शिकायतों को जो है संभालता है और मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं जो हाथ से नाली वगैरह साफ करते हैं, उनको रूप में जो रोजगार है उसको निषेध करता है, निषेध करने के लिए, और उसके पुनर्वास अधिनियम 2013 की जो है निगरानी करता है। तो ये ध्यान रखना है। देखिएगा भारत सरकार का लक्ष्य है जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, देख रहे हैं बेचारे किस तरह से जो है नाली में घुस करके, ये काला काला क्या है, कचरा है जो गांव शहर में नाली बहता है, वहां जो है उसमें जब कई बार ब्लॉकेज हो जाता है तो ये जो है घुस करके उसमें देखिए किस तरह से कचरा साफ कर रहे हैं। क्यों करते हैं? पैसे की आवश्यकता के लिए ये करते हैं। इनको बहुत कम कीमत जो है दिया जाता है, 400-500 जो है रुपये के आसपास जो है दिया जाता है, और ये इस तरह से साफ कराया जाता है। ये सरकार ने कहा ये ऐसा काम करना जो है मतलब सही नहीं है, और संविधान के तहत जो है मतलब ये इलीगल है। लेकिन जो इसके जो है ठेकेदार होते हैं, जो काम कराने वाले लोग होते हैं, कम पैसा दे करके इनको जो है ऐसे काम करवाते हैं। इनको जो है ऐसा कहा गया कि मशीन के माध्यम से आप पूरा काम करवाइए, तो ये जो है देखिएगा किस तरह से बेचारे जो है इसमें डूब करके काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रोजी रोटी के लिए अपने ऐसे काम को जो है इसी सब को काम की निगरानी करने के लिए आयोग बना था। अगला है देखिएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में लवलीना बोरगोहिन ने महिलाओं के कितने किलोग्राम के मुक्केबाजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। तो कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने जीता है? कौन जीता है? लवलीना बोरगोहिन। ये कहाँ की निवासी हैं? असम की निवासी हैं, असम के जोरहाट से निवासी हैं। ये अभी जब पेरिस ओलंपिक हो रहा था तब भी उन्होंने यहाँ गोल्ड मेडल जीता था, सॉरी मेडल जीता था, गोल्ड मेडल नहीं, मेडल जीता था। गोल्ड मेडल तो एक ही आया था। विकल्प में है देखिएगा 60 किलोग्राम भार में इन्होंने जीता है कि 70 किलोग्राम, 75 या 80 किलोग्राम में। सही उत्तर आपका रहेगा 75 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। अभी आपको कई बार इसको बता दिए कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। इसके बारे में हम कई बार आपको डिटेल्स में बताए थे। जब ये खेल का आयोजन पूर्ण रूप से हो जाएगा तब आपके इसके बारे में 14 तारीख तक चलेगा, तब इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। तो देखिएगा ये लवलीना बोरगोहिन ने 75 किलोग्राम भार वर्ग मुक्केबाजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। किसको हरा करके? पराशु राठौर जो चंडीगढ़ की हैं, उनको हरा करके ये जो है स्वर्ण पदक जीती हैं। असम की निवासी हमको बता दिए। शिव थापा ने पुरुषों की 63.5 किलोग्राम श्रेणी में ये सिल्वर जीते हैं, रजत जीते हैं। और अंकुशिता बोरो ने भी स्वर्ण पदक जीता है, ये भी ध्यान रखना है। पुरुषों की मुक्केबाजी श्रेणी में SCSC यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने इस कई जो है जीत के साथ दबदबा अपना बनाया रखा था, तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा आपका है लवलीना, असम की निवासी है, ध्यान रखना है। अगला है प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के किस शहर में जो है भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे? तो ये 12 तारीख को उद्घाटन होने वाला है। अभी आज 11 है। प्रधानमंत्री आप जान रहे होंगे कि फ्रांस के दौरे पर इस समय जा रहे हैं। तो कहाँ इसका उद्घाटन किया जाएगा? किस शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया जाएगा?
विकल्प में है मार्सिले, बोर्दो, तुलूज, मोंटपेलियर। तो सही उत्तर आपका रहेगा मार्सिले में। मार्सिले में इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और वहां के जो है राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके सहयोग से जो है इसका संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जाएगा। और ये पेरिस में जो अपना दूतावास है, उसके बाद फ्रांस में भारत का जो है दूसरा दूतावास होगा या राजनयिक मिशन होगा। यह देखेंगे, अभी आपको लोकेशन में दिखाएंगे। जो मार्सिले है यह दक्षिणी आपके फ्रांस में स्थित है। तो यह दक्षिणी फ्रांस में भारत की भागीदारी और गहरे आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को जो है बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना है। पीएम मोदी जो है अभी दौरे पे गए हैं, आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी जो है यहाँ वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी सह अध्यक्षता करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन के साथ वहां जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस में जो है वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की जो है सह अध्यक्षता करेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है। अभी आपको जो है जब ये सम्मेलन होगा तो हम बता देंगे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन जो है क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स। तो ये देखिएगा, इसका इस उद्देश्य से इसको जो है एआई शिखर सम्मेलन हो रहा है। यहाँ देखिएगा आपका जो है ये है आपके मार्सिले, यहाँ इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा भारतीय वाणिज्य दूतावास का। तो ये आपका फ्रांस का मैप है। इसके आसपास जो कि पेरिनीज हो गया, ये पोर्ट आल्प्स हो गया, उसके बाद इधर देखेंगे ये बे ऑफ बिस्के हो गया। इसके मतलब आसपास जो लोकेशन है इसको देखा करिएगा, क्योंकि लोकेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी राजधानी पेरिस होती है, जो सीन नदी की जो है तट पर स्थित है। ये आपका सीन नदी है। इसको कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, पेरिस की सीन नदी जो है बहुत अच्छा, अभी बिहार पीसीएस में बीपीएससी में अब की बार जो हुआ है उसके में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको याद रखना है सीन नदी के तट पर स्थित है। तो पेरिस का सीन बहुत अच्छा है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। तो दोस्त, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।